हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर। सो अगेन लास्ट क्लास में मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी वो मैंने आपातकाल के ऊपर बनाई थी, इमरजेंसी के ऊपर बनाई थी, हिस्ट्री ऑफ इमरजेंसी, जिसमें इंदिरा गांधी का क्या रोल था, क्या रीजंस थे और क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे और इमरजेंसी से क्या लेसन मिले। उसके बाद 44th अमेंडमेंट एंड 42nd अमेंडमेंट से क्या क्या चेंजेस आए हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, सो वो डिस्कस किया था। आज का नया टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी एस्पेरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियाज फॉरेन रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके। इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशनशिप अदर कंट्री के साथ कैसे हैं, चाहे वो एशियन कंट्रीज हो, चाहे वो अदर कंट्रीज हो, वेस्टर्न कंट्रीज हो, उनके साथ क्या रिलेशंस हैं। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छी तरीके से समझेंगे और जब समझ में आ जाएगा तो आप चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक एंड वीडियो को कमेंट भी करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो लेट्स स्टार्ट। कॉपी निकाल लीजिएगा और कोशिश करूंगा कि मैं बहुत अच्छी तरीके से ब्रीफ करूं। सबसे पहला जो चीज होगा आपका इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए इंडिपेंडेंस के बाद हमारे पास तीन चैलेंजेस थे, नेशन बिल्डिंग के तीन चैलेंजेस थे, राष्ट्र निर्माण की तीन चुनौतियां थी। पहली चुनौती जो थी वो थी लोकतंत्र, पहली चुनौती जो थी एकता के सूत्र में बंधे रहने की, मतलब यूनिटी की चुनौती थी। दूसरी जो सबसे बड़ी चैलेंजेस था दैट वाज द डेमोक्रेसी, हमें एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना था। और तीसरी जो चुनौती थी दैट वाज द डेवलपमेंट, विकास की चुनौती थी। और जो चौथी अगर मैं मानूं इंपॉर्टेंट, दैट वाज द एक्सटर्नल रिलेशंस। इंडिया ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अदर कंट्री के साथ अपने संबंध बनाने स्टार्ट कर दिए, रिलेशनशिप बनाने स्टार्ट कर दिए। और मैं आपको बता दूं आजादी के समय जो हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे, हमारे जो विदेश मंत्री थे, वो स्वयं प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो आजादी के बाद जब तीनों चुनौतियों को हमने पूर्ण कर लिया, उसके बाद जो हमारे पास जो चुनौती आई थी वो यही आई थी कि भारत की विदेश नीति। अब समझते हैं इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो दूसरा विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, फ्रेंडली ग्रुप और एलाइज ग्रुप के बीच में हुआ था, जो 1939 टू 1945 के बीच में हुआ था। और दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति एंड उसी टाइम पे कोल्ड वॉर भी स्टार्ट हो गया था। कोल्ड वॉर वाज स्टार्टेड आफ्टर द एंडिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और इंडिया ने भी इंडिपेंडेंस 1947 में गेन कर लिया था। तो इंडिया के सामने भी बहुत बड़ा एक चुनौती आ चुकी थी, चैलेंजेस आ चुके थे, क्योंकि कोल्ड वॉर के स्टार्ट होते वक्त में आपको मैं बता दूं, कोल्ड वॉर के समय में जो विश्व जो था, जो वर्ल्ड था, वो दो भागों में बटा हुआ था, टू पार्ट में डिवाइड था। पहला जो पार्ट था वो था यूएसए, दूसरा जो पार्ट था यूएसएसआर, जिसे हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी एंड सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में था। और इंडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती आ गई कि भारत को पूंजीवादी व्यवस्था अपनानी चाहिए या समाजवादी व्यवस्था अपनानी चाहिए, अर्थात भारत को अमेरिका के साथ जाना चाहिए या यूएसएसआर के साथ जाना चाहिए। यह सबसे बड़ी चुनौती आके सामने खड़ी हो गई और उस वक्त हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। उसके बाद आप ये इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में ये कॉन्सेप्ट को आपको डिस्कस करना है, आपको समझना है कि कोल्ड वॉर के टाइम पर इंडिया के सामने क्या ऑप्शन था, इंडिया ने क्या सिलेक्ट किया, इंडिया किसके साथ गया, ये सारी चीजें आपको बहुत डिटेल में आपको समझनी चाहिए। नेक्स्ट है आपकी, अब इंडिया ने क्या किया सबसे पहले समझिए, क्योंकि पहली दुनिया दूसरी दुनिया, फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड वाज यूएसए अमेरिका था, सेकेंड वर्ल्ड जो था, दूसरी दुनिया था, वो सोवियत संघ था। अब भारत के समक्ष ये चुनौती आ गई, तो भारत को पहली दुनिया के साथ जाना चाहिए या दूसरी दुनिया के साथ जाना चाहिए, अर्थात इंडिया को जो है वो यूएसए के साथ जाना चाहिए या यूएसएसआर के साथ जाना चाहिए। हालांकि यूएसए ने ऑफर दिया था, और भी बहुत सारे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी मानना था कि इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया को कैपिटलिस्ट पॉलिसी को फॉलो की जानी चाहिए, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो की जानी चाहिए। रेडिकल, कंजर्वेटिव, डिफरेंट आइडियोलॉजी वाले लोगों का मानना था कि इंडिया को मोस्टली कैपिटलिस्ट के साथ जाना चाहिए, पूंजीवादी व्यवस्था के साथ जाना चाहिए। लेकिन भारत ने क्या किया, समाजवादी अर्थव्यवस्था को उस वक्त विस्तार में अपनाया। अब समझते हैं इसको ध्यान से। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने नैम पॉलिसी अडॉप्ट किया, नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन की पॉलिसी को फॉलो किया, अर्थात तीसरी दुनिया। इंडिया ना यूएसए में गया ना यूएसएसआर में गया, इंडिया ने एक अपना अलग गुट बना लिया, एक अपना अलग ग्रुप बना लिया, जिसे नैम कहते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, अर्थात गुट निरपेक्ष आंदोलन। अब ये समझिएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन की पहली बार जो नींव रखी गई थी वो 1955 में
एफ्रो एशिया समिट में, जिसे बार्डुंग समिट के नाम से जाना जाता है, जिसे बार्डुंग शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, एफ्रो एशिया समिट में 1955 में इसकी नींव रखी गई थी। और इसकी नींव रखने के 5 देश थे, जिसमें था भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे लीडर, घाना के वामेन कुर्मा थे, युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो थे, इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकुरने थे, और मिस्र के अब्दुल गमाल नासिर थे। तो 5 कंट्री और 5 लीडर ने मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की, नैम को स्टैब्लिश किया। इंडिया, इंडोनेशिया, घाना, मिस्र और युगोस्लाविया, इन 5 कंट्री के 5 लीडर ने मिलकर नैम को स्टैब्लिश किया। और नैम का पहला जो समिट हुआ 1955 में नैम स्टैब्लिश हो गया, लेकिन पहला जो उसका बैठक हुआ, पहली जो समिट हुई वो 1961 में युगोस्लाविया की कैपिटल बेलग्रेड में हुआ था 1961 में, जहां पर 25 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया। तो ये इंडियन पॉलिसी आपको प्रॉपर तरीके से, इंडिया की जो पॉलिसी थी, नॉन अलाइनमेंट जो पॉलिसी थी, उसको आप अच्छी तरीके से समझ गए। नाउ रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का एक्सटर्नल रिलेशन में क्या इंपॉर्टेंस था? अगर सही मायने में देखा जाए तो उनके बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल था, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। क्योंकि उन्होंने ही अदर कंट्रीज के साथ संबंध बनाने स्टार्ट किए थे, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो। तो जवाहरलाल नेहरू जो नैम को फॉलो करने का ऑब्जेक्टिव था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को, और अगर हम कहें गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य, और इसके साथ साथ अगर हम कहें कि भारत की विदेश नीति का जो उद्देश्य था वो 3 था। पहला, द हार्ड अर्न सोवरेनिटी, कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना। जो इतनी मुश्किल से जो हमें सोवरेनिटी मिली थी उसको बनाए रखना था, यह सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया। उसके बाद प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मतलब आपको क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना था, भारत को और ज्यादा नहीं टूटने देना था, हमें अखंडता को पूरी तरीके से बनाए रखना था। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये 3 चुनौतियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आप कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव था इंडिया का, फॉरेन पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव था, और नैम का भी यही ऑब्जेक्टिव था। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया के सामने एक चुनौती आ चुकी थी कि उसको डिस्टेंस, दोनों कैंप से उसको डिस्टेंस बनाना था। दोनों कैंप की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा यूएसए और यूएसएसआर के साथ में भारत को बराबर की दूरी बनाए रखनी थी। इसीलिए भारत ने नैम की पॉलिसी फॉलो करी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। हिंदी में कहते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन को तटस्थ रहना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोनों गुटों से बराबर की दूरी बनाए रखना। उसके बाद यूएसए एंड यूएसएसआर, मैंने आपको बता दिया, दोनों गुटों से भारत को दूरी बनाए रखना था। और भारत ने दोनों गुटों से दूरी बनाने का मतलब यह नहीं था, भारत ने दोनों देशों से आर्थिक सहायता प्राप्त की, लेकिन किसकी सहायता से? नैम की सहायता से, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सहायता से विश्व पटल पर शांति स्थापित करना यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। इसके साथ साथ भारत ने दोनों देशों से आर्थिक सहायता प्राप्त की। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझना चाहिए। आगे एफ्रो एशिया समिट में बता चुका हूं, 1955 में एफ्रो एशिया समिट हुआ था, जिसे हम बार्डुंग शिखर सम्मेलन, बार्डुंग समिट के नाम से जानते हैं, जिसमें नैम को स्टैब्लिश किया गया था। यहां तक क्लियर है? उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से। नाउ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विथ चाइना। अब समझते हैं चाइना के साथ अगर मैं बात करूं, आपको आज के हालात भी आप देख सकते हैं, बहुत बुरे हालात है। अभी रिसेंटली गलवान सिटी में भी हमारे काफी सैनिक मारे गए, ठीक है। प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो कन्फ्लिक्टेड बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है प्रॉपर तरीके से। लेकिन अगर मैं इंडिया के रिलेशनशिप के बारे में बात करूं चाइना के साथ, तो पक्ष में बात करूं और विपक्ष में बात करूं, मींस फेवर में बात करूं तो अगेंस्ट में बात करूं। अगर मैं फेवर में बात करूं तो सबसे पहले आपको बताना है 29 अप्रैल 1954 को एक पंचशील एग्रीमेंट हुआ, जिसे पंचशील समझौता कहते हैं, जो चाइना के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में हुआ, जिसमें 5 बातें कही गई थी। एक दूसरे की मामले में इंटरफेयर नहीं करना, सीज फायरिंग नहीं करनी है, दोनों कंट्री को अपनी सोवरेनिटी बनाए रखनी है, एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है, और दोनों की क्षेत्रीय अखंडता को प्रॉपर तरीके से आपको बनाए रखना है। तो ये 5 एग्रीमेंट हुए थे, 5 प्रिंसिपल पे साइन हुए थे प्रॉपर तरीके से। उसके बाद 1961 में ही चाइना ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था प्रॉपर तरीके से। दोनों देशों में प्राकृतिक औषधि को बढ़ावा दिया जाता है, दोनों देशों में तुलसी गाय की पूजा, बंदर की पूजा की जाती है। हिंदी फिल्में जो है दोनों देशों में देखी जाती है, तो ये पक्ष में कह सकते हो। उसके अलावा 1988 में राजीव गांधी की यात्रा, अटल बिहारी वाजपेयी की यात्रा, आप ये विभिन्न प्रकार की चीजें पक्ष में कह सकते हो। लेकिन विपक्ष में बहुत मुद्दे आते हैं। विपक्ष में कहां से स्टार्ट हुआ तो मैं बता दूं, 1950 में, माफी चाहूंगा 1950 में जब चाइना ने तिब्बत पर हमला कर दिया, तब भारत ने उस पर खेद जताया।
जब 1958 में तिब्बत के धर्मगुरु जो रिलीजियस जो थे, जिनका नाम था दलाई लामा था, उन्होंने भारत से जब शरण मांगी तो भारत ने शरण दे दी। चाइना को इस बात का बहुत बुरा लगा और ठीक 1962 में चाइना और भारत का युद्ध हुआ, जिसमें आज भी आप जाकर देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के काफी क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा चाइना ने। उसके अलावा आपको जो बात करना है, उसके अलावा जो बात करना है आपको, वो प्रॉपर तरीके से क्या बात करना है कि चाइना के साथ ये चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद जो आपको बात करना है, आप देखिए पाकिस्तान का शुरू से सहायक करना, चाइना द्वारा पाकिस्तान का शुरू से सहायक करता रहा है, फाइनेंशियल लीगल एड दे रहा है चाइना जो है पाकिस्तान को दे रहा है। उसके अलावा आप देखिए अंतरराष्ट्रीय पटल पर जब यूएनओ में अंतरराष्ट्रीय संगठन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में जब मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया गया, तब चाइना ने वीटो पावर का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं भारत के साथ एक तरीके से जाती दुश्मनी को अपना निकाला। तो ये चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के क्या संबंध थे। तो 1971 में आपको बताऊं मैं, शिमला एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, पाकिस्तान और भारत के बीच में। अब बांग्लादेश को मैं बता दूं, बांग्लादेश दो भागों में बटा हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में। तो ईस्ट पाकिस्तान में जो आपको जिक्र करनी है वो किसके बारे में जिक्र करनी है आपको? ईस्ट पाकिस्तान मतलब यहां पर हम ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश का जन्म हुआ, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर हुआ वो 1971 में हुआ। 1971 में जो वॉर हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश बन गया और वेस्ट पाकिस्तान जो था वो पाकिस्तान में चला गया। शेख मुजीबुर रहमान की आपको स्टोरी इसमें बहुत डिटेल में पढ़नी है, मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं। शेख मुजीबुर रहमान वहां पर आए और उन्होंने क्या किया था कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लगा दिया था, प्रेसिडेंशियल अध्यक्षात्मक प्रणाली लगा ली थी, अपने आप को अपॉइंट कर लिया था। तो वहां की जनता भड़क गई और फिर शेख मुजीबुर रहमान की हत्या भी कर दी गई। 1990 के बाद बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार है, आज भी शेख हसीना को माना जाता है। इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में बात करेंगे तो नेहरू जी जो थे वो बिल्कुल पीस पे बिलीव करते थे, एनपीटी पे वो अगेंस्ट में थे, नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, उसमें अगेंस्ट में थे, वो उससे सहायक नहीं थे। लेकिन अगर न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में बात करें तो 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, 1974 में अपना किया था राजस्थान के पोखरण जिले में, और दूसरा परमाणु परीक्षण उन्होंने 1998 में राजस्थान के पोखरण डिस्ट्रिक्ट में ही किया था। लेकिन परमाणु परीक्षण करने का, न्यूक्लियर टेस्ट का मतलब यहां पर यह था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करना था। भारत का उद्देश्य जो था वो शांति के प्रतीक को बताना था। उसके बाद आपको बता दूं, मैं पाकिस्तान के बारे में बता दूं, पाकिस्तान और भारत के अच्छे संबंध तो रहे ही नहीं है। कुछ ही संबंध आपके बारे में बात कर सकते हैं, जैसे सिंधु नदी जल सभ्यता आप बता सकते हो, शिमला समझौता आप बात कर सकते हो, आप फरक्का समझौता आप बात कर सकते हो, ताशकंद समझौते आप बात कर सकते हो। कुछ ही ऐसे समझौते हैं जिसमें भारत का पक्ष आपका हो गया, वरना विपक्ष में आप स्टार्टिंग करो। आजादी के बाद से 1948 में गोरिल्ला वॉर, जिसे छाया युद्ध के नाम से जाना जाता है, जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध, उसके बाद 1971 में फिर भारत पाकिस्तान का युद्ध जिससे बांग्लादेश का जन्म हुआ, फिर 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। कारगिल युद्ध के बाद आप 2016 में आप जो बात करेंगे वो पठानकोट हमला के बारे में बात करेंगे। 20 जनवरी 2016 को पठानकोट हमला हुआ था, इसका श्रेय भी पाकिस्तान को ही जाता है। फिर 2018 में 14 फरवरी 2018 को भी आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं, पुलवामा अटैक एक तरीके से। एंड फिर उसके बाद आप बहुत सारे और भी पॉइंट देख सकते हैं, आप उरी अटैक देख सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम देखें भारत और पाकिस्तान के संबंध काफी अच्छे नहीं रहे हैं, हमेशा विपक्ष में ही हमारे संबंध रहे हैं। तो इंडिया फॉरेन पॉलिसी में आपको जो अच्छी तरीके से जो टॉपिक डिस्कस करना है वो आपको डिस्कस करना है। इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में आपको कोल्ड वॉर के बारे में बात करना है कि इंडिया का क्या रोल था उस वक्त कोल्ड वॉर के टाइम पर, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी थी। फिर आपको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में बात करना है। फिर जवाहरलाल नेहरू का क्या ऑब्जेक्टिव था नैम को फॉलो करने का। फिर आपको बात करना है डिस्टेंस टू कैंप से किस तरीके से इंडिया ने किया। फिर अफ्रो एशियन समिट के बताने के बाद आपको पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना के साथ भी आपको प्रॉपर तरीके से करना है। एंड ये सारे के सारे उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में जिक्र करना है, पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना के बारे में भी आपको जिक्र करना है। उम्मीद करता हूं इसमें अच्छी तरीके से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आपने कुछ भी सीखा है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगा और वीडियो में ये भी कमेंट करें कि मैं अगली वीडियो किस पे बनाऊं। थैंक यू।